नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए 3 क्रिमिनल लॉ लागू हो रहे हैं और 1 जुलाई 2024 से एफआईआर भी इन नए नियमों के आधार पर ही दर्ज की जाएगी। ये नियम क्या है और पुराने नियमों से किस तरीके से अलग है, पुराने नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस उद्देश्य के लिए नए नियमों को लाया गया है, नए नियमों के परिणाम क्या होंगे, नए कानून लागू होने से होने वाली समस्याओं के लिए प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है, एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन क्राइम्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके खिलाफ पहली बार कोई कानून बनाया गया है। आपने बहुत सारे पुलिस स्टेशन देखे होंगे और सारे पुलिस स्टेशन में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, हर पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंट हुए व्हीकल्स के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इन एक्सीडेंट वाली गाड़ियों के लिए एक नया कानून लेकर आई है। पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई इन गाड़ियों की तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर हमें लगता था कि इन चीजों पर कोई कानून क्यों नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अब कानूनी दायरे में ले लिया गया है, उनके खिलाफ कोई कानून बना दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों नए विधेयकों या जो तीनों नए नियम बनाए गए हैं उनके बारे में किसी अन्य जगह से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम अपनी न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में अपराधों को रोकने के लिए 3 कानून बनाए गए थे। सन 1860 में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सन 1898 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और 1872 में द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये अंग्रेजों के बनाए तीनों कानून काफी पुराने और इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं। इसीलिए दिसंबर 2023 में हमारी सरकार ने इन तीनों क्रिमिनल लॉ की जगह नए 3 क्रिमिनल लॉ लाने का फैसला किया, जो कि पूर्णतया स्वदेशी है और शायद वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 3 नए नियमों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था की बात आती है तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक सज्जन व्यक्ति से लेकर एक अपराधी व्यक्ति तक सभी की एक समान राय रहती है। हमारी न्यायिक प्रणाली बहुत ज्यादा धीमी है और जनता का इस धीमी न्याय प्रणाली से विश्वास लगभग उठ सा गया है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एनजेडीजी के अनुसार 2024 वर्तमान समय तक हमारे देश के न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिनमें से 3.5 करोड़ केस तो केवल क्रिमिनल केस ही है। वास्तव में ये बहुत बड़ी संख्या है और इन केसेस में ना जाने कितने ही पुराने केसेस ऐसे हैं जिनको बिना वजह ही आज कोर्ट में घसीटा जा रहा है और इसके पीछे हमारी पुरानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंग्रेजों की शब्दावली वाली कानून प्रणाली, जिसकी वजह से या तो पर्याप्त सबूतों के अभाव में या किसी भ्रष्ट वकील या जज की पैसा ऐंठने की कोशिश में दिन प्रतिदिन अदालतों में दर्ज होने वाले केसों की फाइलों के ढेर लगते जा रहे हैं। जज और वकील भी शायद ना तो भ्रष्ट होते और ना ही इतने केस पेंडिंग यदि हमारे कानूनों को समय पर बदल दिया जाता, क्योंकि हर चीज का समय के साथ अपग्रेडेशन जरूरी है और बदलाव तो प्रकृति का नियम भी है। देर से ही सही, लेकिन अब वो समय आ गया है जब 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लगभग 150 साल पुराने क्रिमिनल लॉ को बदलने वाले हैं। 25 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए क्रिमिनल नियमों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को सहमति दे दी थी। 1 जुलाई 2024 से अब इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 नए क्रिमिनल रूल्स हो गए हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये जो 3 नए नियम आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 3 नए नियम जो क्रिमिनल लॉ बने हैं इनका नाम हिंदी में है, जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारे देश की भाषा के प्रति सम्मान की बात जरूर है। दूसरा, अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून जनता को दबाने और भारत में अंग्रेजों का शासन बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन नए कानून दंड या सजा देने के बजाय न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए। इनका उद्देश्य जल्दी से न्याय प्रदान करना, न्यायिक और नए प्रणाली को मजबूत बनाना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच पर जोर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही न्यायिक प्रणाली ने कुछ खास परिणाम नहीं दिए थे। पुरानी प्रणाली में कमियां थी जिनकी वजह से आज करोड़ों केस न्याय की गुहार लगा रहे हैं और फाइलों के ढेर में दम तोड़ रहे हैं। इन नए आपराधिक नियमों से तारीख पर तारीख देने की बजाय निश्चित समयावधि में अभियोजन एवं अदालती कार्रवाई के प्रावधान है। मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर फैसला देना अनिवार्य हो गया है। शायद ये बदलाव हमारी धीमी न्यायिक प्रणाली को थोड़ा गति दे पाए।
चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नई कानून प्रणाली आई है उससे क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। नए क्रिमिनल लॉ में दो प्रकार से बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, कुछ नए रूल ऐड हुए हैं, और दूसरा बदलाव, पहले के जो पुराने कानून थे, पुरानी जो धाराएं थी, उनकी जगह पर नए कानून और नई धाराएं लागू कर दी गई है। सबसे पहले हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के बारे में बात करेंगे। ये नया कानून भारतीय न्याय संहिता 164 साल पुराने इंडियन पेनल कोड आईपीसी के स्थान पर आया है। भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होगी, जबकि आईपीसी में 511 थी, जिनमें 175 धाराएं बदल दी गई है, 8 धाराएं नई जोड़ी गई है, साथ ही 22 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। झूठ बोलकर या शादी का झूठा वादा, नौकरी, पदोन्नति या किसी अन्य लाभ का झांसा देकर या गलत पहचान बताकर शारीरिक रिश्ता बनाने वाले को अब अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा, और इसके खिलाफ सरकार ने 10 साल की सजा तक का प्रावधान किया है। गैंगरेप के जितने भी मामले थे उसमें 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई दुष्कर्म होता है तो ऐसे अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाया गया है, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार को नया कानून लाने का सुझाव दिया था, और 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराधी मॉब लिंचिंग में शामिल होगा उसके खिलाफ 7 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का भी प्रावधान है। इन तीनों प्रकार की सजाओं का प्रावधान इस मॉब लिंचिंग वाले केस में शामिल किया गया है। संगठित अपराध या आतंकवाद को भी इस अपराध की सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि पहले आतंकवाद के अपराध को स्पेशल श्रेणी यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में रखा जाता था, और जो संगठित अपराध होते थे उनको राज्य विशेष कानून में डील किया जाता था। लेकिन सरकार ने इन अपराधों को अपराध के जो सामान्य कानून होते हैं उनमें शामिल कर लिया है। आतंकवाद में शामिल पाए जाने पर देशद्रोह का आरोप लगेगा, और हाँ, ये नए नियमों के हिसाब से अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का उपयोग किया जाएगा। न्याय व्यवस्था में जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता था उसको कम करने की कोशिश की गई है, और धारा 377 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जो कि होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित थी। अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के बारे में बात करेंगे। यह नया कानून 126 साल पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि जो सीआरपीसी है उसको बदलने वाला है। सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थी, लेकिन बीएनएसएस में 533 धाराएं हैं, जिनमें 160 धाराएं बदल दी गई है और 9 धाराएं नई जोड़ी गई है। साथ ही 9 धाराओं को समाप्त भी किया गया है। ये जो बीएनएसएस कानून होता है वो कानून के प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित होता है, मतलब नए कानून को लागू कैसे किया जाए, गिरफ्तारी कैसे होगी, जमानत कैसे होगी, रिहाई कैसे होगी। ये प्रावधान जो पहले सीआरपीसी में मिलते थे वो अब बीएनएसएस में मिलेंगे। इनके तहत कौन कौन से प्रावधान है उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, पुलिस हिरासत की जो अवधि 15 दिन की थी उसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है, और दूसरा, अनुपस्थिति में भी परीक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भगोड़ा घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में ट्रायल करके उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि विजय माल्या, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी फरार हो चुके हैं तो अब उस पर कोर्ट ट्रायल कर सकता है, उनकी संपत्ति की कुर्की करके उसे जब्त किया जा सकेगा और कोर्ट उनके खिलाफ सजा भी घोषित कर सकता है। एक और चमत्कारी बदलाव है, आपने देखा होगा पुलिस थानों में एक्सीडेंट की गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। अब नया कानून आने के बाद ऐसा नहीं होगा। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, जो भी जरूरत के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने, उसको करने के बाद उस गाड़ी का निपटारा किया जा सकेगा। उस गाड़ी को अब पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा। अभी हम अगले बदलाव की बात करते हैं। एक से अधिक अपराधों में शामिल जो अपराधी होते थे उनके लिए जो जमानत का प्रावधान था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब 1 जुलाई से आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने से 45 दिन के भीतर फैसला आना चाहिए तथा आरोप पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर तय किए जाने चाहिए। बहस पूरी होने के मात्र 30 दिन के बाद ही अब कोर्ट का फैसला देना अनिवार्य हो गया है। और इन नए नियमों में एक और प्रावधान किया गया है, जैसे कि कुछ केस होते हैं जो लंबे चलते हैं, और ऐसे लंबे चलने वाले केसों में अक्सर ऐसा होता है कि उसमें इन्वॉल्व जज या पुलिस रिटायर्ड कर जाते हैं या फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो उनकी ट्रायल और गवाही के लिए जो केस होता है वो डिले पर डिले होता जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी जज या जो पुलिस अधिकारी मौजूद है वो उस केस की फाइल को देखकर ही उस केस को कंटिन्यू करेंगे। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे कि न्याय की गति जरूर बढ़ेगी। अब नए कानूनों के हिसाब से बलात्कार पीड़ित महिला का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके किसी जानने वाले के सामने दर्ज करवाया जाएगा, और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो 7 दिनों के भीतर आनी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सजा वाले आरोपी को बरी करने से पहले पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य हो गया है। और नए कानूनों के हिसाब से यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो एक सर्टिफिकेट उसके परिजनों को दे, ताकि ऐसे केसेस में पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके। और जो अगला बदलाव हुआ है उसमें 3 साल तक की जो सजा वाले अपराध है उनके लिए समरी ट्रायल किया जा सकेगा, जिससे कि वर्तमान समय के हिसाब से जो केस दर्ज हो रहे हैं उनमें से 40% केस तो तुरंत ही सोल्व हो जाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है वो है जीरो एफआईआर। नए कानून के अनुसार अब जीरो एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य हो गया है। ये जीरो एफआईआर नियम पहले भी था लेकिन कंपल्सरी नहीं था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जीरो एफआईआर क्या होता है। पहले हम केवल उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर
एफआईआर दर्ज करवा सकते थे जहां पर अपराध हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीरो एफआईआर के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने आता है, चाहे अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो भी उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करनी होगी। जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को प्रारंभिक जांच भी करनी होगी। यदि जांच से पता चलता है कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो फिर एफआईआर और जो एकत्रित सबूत है, जो सामग्री उन्होंने इकट्ठी की है, वो उचित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की जा सकेगी। और इस कानून के पीछे का उद्देश्य लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो भागदौड़ होती थी, उसको खत्म करना है। शायद ये बदलाव भी अपराध की संख्या में कमी लाएगा, और यदि कहीं पर अपराध होता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। और इन कानूनों में एक और बदलाव हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉनिक समन का। अब पुलिस आपको इलेक्ट्रॉनिक समन भी जारी कर सकती है। पहले पुलिस समन कागज पर लिख करके भेजती थी, लेकिन अब पुलिस ईमेल, एसएमएस या फिर जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके माध्यम से भी समन भेज सकती है। अगले बदलाव की बात करते हैं, वो है हथकड़ी लगाने की शक्ति। अब नए नियमों के अनुसार पुलिस अदालत की अनुमति के बिना भी हथकड़ी लगा सकती है। साथ ही इन नियमों में किसी अपराधी को एकांत कारावास की सजा देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कैदी को अकेले ही किसी सेल में रखा जाता है। पुलिस शक्तियों पर नियंत्रण करने और उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बीएनएसएस ने राज्य सरकार पर एक पुलिस अधिकारी को नामित किया है, जो कि सभी गिरफ्तारियों और उनको किसने गिरफ्तार किया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी का जिम्मेदार होगा। अगले बदलाव की बात करते हैं, वो है ई एफआईआर। ई एफआईआर के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्टिंग के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बीएनएसएस ई एफआईआर से अपराधों के खिलाफ तेजी से रिपोर्टिंग होने में मदद मिलेगी, ताकि तत्काल एक्शन लिया जा सके। और इस बीएनएस ई एफआईआर से जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे महिलाओं को अपमानित, कलंकित या बदनाम होने का खतरा नहीं रहता। और कई बार तो सामाजिक कारणों की वजह से महिलाएं थाने में जाकर के रिपोर्ट नहीं करा पाती, तो यहाँ पर ये जो नए नियम है, ये जो नए बदलाव है, वो फायदेमंद है। कैदियों की सजा में भी कमी का एक प्रावधान आया है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, नए नियम सजा देने की बजाय न्याय दिलाने पर जोर देते हैं। कुछ परिस्थितियों में पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों के कारावास की अवधि कम करने का प्रावधान नए नियमों में किया गया है, और साथ ही ऐसे कैदी जमानत पर भी रिहा हो सकते हैं। ऐसा करने से जेल में जो कैदियों की संख्या बढ़ रही है, उन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो है टेक्नोलॉजी का उपयोग। बीएनएसएस ने क्राइम सीन से लेकर के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तक सभी जो लेवल है, सभी स्टेजेस है, सभी स्तर है, वहां पर टेक्नोलॉजी यूज करने की शुरुआत की है, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रायल होता है, मुकदमे की जो सुनवाई होती है, वो तेजी से होगी। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी है, वो भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक को न्याय प्रणाली में शामिल करने से आपराधिक न्याय प्रणाली सक्षम बनेगी। जिन अपराधों के लिए 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वहां पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य कर दी गई है, ताकि किसी निर्दोष को वहां पर सजा ना मिले। सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए या तलाशी या जब्ती की कार्रवाई में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही जो जब्त चीजें हैं, वहां पर उनको दिखाने के बाद गवाहों के हस्ताक्षर लेना भी अनिवार्य हो गया है, ताकि किसी निर्दोष को झूठा ना फंसाया जा सके। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अब एफआईआर आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं, या फिर एसएमएस के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही सरकार ने जो कोर्ट्स है, जो अदालतें हैं, उनको भी डिजिटलाइज करने का फैसला किया है, ताकि जो अपराधी है उनको वीडियो कॉल पर पेशी की जा सके और फैसले जल्दी से जल्दी सुना सके। और आखिर में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के बारे में बात करेंगे। ये नया कानून 142 साल पुराने 1872 का जो द इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको बदलने वाला है। ये कानून के साक्ष्य मतलब सबूतों से संबंधित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं होगी, जबकि पुराने कानून में 167 धाराएं थी, जिनमें 23 धाराएं बदल दी गई है और 1 धाराएं नई जोड़ी गई है। साथ ही 5 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। सबूतों को कैसे पेश किया जा सकता है, एक अपराध को साबित करने के लिए किस प्रकार के क्या क्या सबूतों की जरूरत होगी, कैसे सबूतों को इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन नए नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को मान्य करने का एक प्रावधान किया गया, यानी कि ईमेल, सर्वर, मोबाइल या फिर इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, उनको वैलिड कर दिया गया, उनको मान्य कर दिया गया है। साथ ही गवाहों या जो मौखिक बयानों के रिकॉर्डिंग होते हैं, उनको भी कोर्ट में मान्य किया जाएगा। अभी हम उन आपराधिक रूल्स की बात करेंगे जो पहले से पुराने कानून में थे, लेकिन नया कानून आने से उनकी धाराएं बदल गई है। जैसे कि आईपीसी की जगह नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आ गया है, तो जो धाराएं आईपीसी में थी वो पूरी तरीके से बदल गई है। उदाहरण के लिए धोखाधड़ी वाले अपराध पर आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती थी, अब आईपीसी की धारा 420 की जगह बीएनएस की धारा 318 लगेगी। वास्तव में ये कानून इतने पुराने थे कि लोगों ने उन धाराओं को आम जीवन में भी काम लेना शुरू कर दिया था। लोगों ने इस नियम की वजह से ही सामान्य जीवन में भी धोखाधड़ी करने वाले इंसान को 420 बोला जाता था। चलिए कुछ खास धाराओं के बारे में बात करते हैं। हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 की जगह अब बीएनएस की धारा 103 लगेगी। वैसे ही हत्या की कोशिश या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में आईपीसी की जो धारा 3
307 लगती थी, उसकी जगह बीएनएस की धारा 109 लगेगी। रेप का आरोप में आईपीसी की धारा 375 की जगह अब बीएनएस की धारा 63 लगेगी। गैंग रेप के आरोप में आईपीसी की धारा 376 डी की जगह अब बीएनएस की धारा 71 लगेगी। विवाहित महिला को तंग करने या फिर उसको परेशान करने के लिए आईपीसी की धारा जो 498 अल्फा लगती थी, उसकी जगह बीएनएस की धारा 85 लगेगी। दहेज के केस में आईपीसी की धारा 304 ब्रेवो की जगह अब बीएनएस की धारा 80 लगेगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट में आईपीसी की धारा 354 अल्फा की जगह अब बीएनएस की धारा 75 लगेगी। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन केस में आईपीसी की धारा 354 की जगह अब बीएनएस की धारा 74 लगेगी। डिफेमेशन में आईपीसी की धारा 499 की जगह अब बीएनएस की धारा 356 लगेगी। ऐसे ही सभी आईपीसी की धाराओं की जगह अब बीएनएस की नई धाराएं आ गई है। नए नियमों में जो कमियां हैं उनकी बात करते हैं। एक लोकतंत्र में जैसे ही इस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं, चाहे वो वास्तव में अच्छे हो या फिर बुरे, जनता में विरोध पैदा होता ही है। कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए तो कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए हमेशा खड़े ही रहते हैं। भारत में जब नोटबंदी हुई थी तब भी हमने देखा कि क्या हुआ। अभी हमने जो ये बदलाव हुए उनमें जानने की कोशिश करते हैं कि कमियां कहां पर है। जीरो एफआईआर में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। नए कानूनों के हिसाब से जहां पर जीरो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उस पुलिस स्टेशन को अधिकार है कि वो उस एफआईआर को 15 दिन तक अपने पास में रख सकता है। तो 15 दिन का जो समय होता है एक लंबा समय होता है। इस दौरान वो पुलिस स्टेशन इसका दुरुपयोग कर सकता है। धारा 377 होमोसेक्सुअलिटी को अपराध नहीं मानता था, लेकिन जबरन संबंधों को अपराध मानता था। लेकिन अब जब धारा 377 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, मतलब किसी के साथ जबरन होमोसेक्सुअल रिलेशन अपराध नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। महिलाओं से रेप को लेकर के तो एक नए कानून में खास प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन पुरुषों और जो ट्रांसजेंडर है उनको लेकर कोई भी कानून नहीं है। ऐसे में यह निश्चित रूप से एक सोचनीय बिंदु जरूर है। पुलिस हिरासत की अवधि को भी 15 दिन से 90 दिन कर दिया गया है, जो कि एक विवाद का विषय है, क्योंकि पहले 15 दिन पुलिस हिरासत के बाद अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता था। लेकिन अब इतनी बड़ी हुई 90 दिनों की हिरासत पुलिस की शक्तियों को बढ़ा देता है। पुलिस इतने लंबे समय में अपराधी पर दबाव बना सकती है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही इन कानूनों में एक कमी है, जो कि संगठित अपराध या आतंकवाद को लेकर के। संगठित अपराध या आतंकवाद वाले केस में, जो कि अब सामान्य नियमों में शामिल कर दिए गए हैं, इससे पुलिस की विवेकाधीन शक्तियां बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में अपराधी का पुलिस निर्धारण करती है कि उस केस को स्पेशल रूल यूएपीए के तहत दर्ज करना है या फिर सामान्य नियमों के तहत। साथ ही इन अपराधों को सही तरीके से परिभाषित भी नहीं किया गया है, जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अभी हम लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हमारे पास उतनी संख्या में एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए शायद अभी वक्त लग सकता है। और कोर्ट को ऑनलाइन या डिजिटलाइज करना भी इतना आसान कार्य नहीं है। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये नए नियम जो आएंगे उनका परिणाम क्या हो सकता है। इन नियमों, जो कि भारत की न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या उनमें बदलाव से जनता में कुछ हो सकता है? इन नियमों के बदलाव से हमारे देश की न्याय व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या हमारा प्रशासन इन बदलावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जो तैयारियां की गई है, उनमें सबसे पहला, देश में फोरेंसिक एक्सपर्ट की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने फोरेंसिक कॉलेज की संख्या बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि आने वाले समय में हर साल लगभग 33,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट देश को प्रोवाइड करेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि इस बदलाव के लिए दिल्ली के प्रत्येक जज ने दिल्ली जजिशियल एकेडमी द्वारका में ट्रेनिंग ली है और जजिशियल डिपार्टमेंट इन नए कानूनों से आने वाली कठिनाई से निपटने के लिए हर हाल में तैयार है। पुलिस ने ऑनलाइन ई-एफआईआर व एसएमएस से एफआईआर का डमी एफआईआर करवा करके एक सफल टेस्ट किया है। साथ ही इन नियमों को समझने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो ये थे वो खास बदलाव जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। ऐसे ही 313 बदलाव और किए गए हैं, जिनसे बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है और सरकार का दावा है कि इन बदलावों की वजह से किसी भी प्रकार का चाहे अपराध हो, मैक्सिमम 3 साल में उसे न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ये जो नए नियम है उसमें पुलिस को भी जवाबदेह किया गया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया गया है, न्याय करने वाले जज के लिए भी मर्यादा का निर्धारण किया गया है। महिला और बच्चों का इस कानून में, इस नए कानून में खास ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, पुलिस अपने अधिकारों को दुरुपयोग ना करे। ये तीनों नियम वैसे तो अपने आप में संपूर्ण है, परंतु नए कानूनों में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करके बदलाव सरकार जल्दी लाएगी। धन्यवाद।